हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से स्मार्ट्स माइंड आर्मी यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको जैसा मालूम है, मेरा नाम है देव सिंह और मैं आप सबको पढ़ाता हूँ साइंस। तो आज जो हमारा क्लास 9th का लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है। और जो हमारी वन शॉट सीरीज़ चलाई थी मैंने, उसका ये सेकंड लेक्चर है। तो आइए आज का आपका चैप्टर शुरू करते हैं साउंड का, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, पहले लाइन का लिख रही है, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट साउंड प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन। हम इस चैप्टर में साउंड के ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है और जाता कैसे, यानी ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। साउंड क्या है, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जब भी आप कोई चीज़ आपके पास आती है तो आपको एक महसूस होता है, कुछ झरनाहट सी आती है, वही आपका क्या होता है, साउंड होता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म होता है विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन। सेंसेशन यानी एक सेंस होता है कि हाँ यार कुछ सुनाई दिया, कुछ वाइब्रेशन ही महसूस हुई, ये होता है आपका साउंड है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन इट इज़ ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाह, क्या बहुत तगड़ी लाइन लिखी इंग्लिश में, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे करते जाऊँ ना, तो पता क्या होगा, ये जैसे अगर मैं आपको बताऊँ इसका कोई एग्जांपल टू एंड फ्रो का एग्जांपल बहुत रैपिडली तो आपको मिलेगा नहीं। हाँ चलो, किसी के पास स्पीकर होंगे घर में तो आप देखना, जो आपका जो बेस का जो वो होता है ना, वो बहुत जल्दी ऐसे हो रहा होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। जो आगे पीछे होता है ना, उसी से क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। यानी अगर मैं कोई भी मेरी चीज़ है उसको मैं ऐसे बार 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 बहुत तेज़ी से वो करूँ, एक ही जैसे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, जैसे ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और इसमें ऐसे से घुमाते रहूँ उसे यूँ 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 यूँ, तो इससे क्या होगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। और वही वाइब्रेशंस क्या होती हैं, हमारी साउंड होता है, ठीक है। वही वाइब्रेशन हमारी साउंड बनती है। ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, मेरे गले में है वोकल कॉर्ड्स, जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में वोकल कॉर्ड्स। वैसे मैं नहीं हूँ, बस एक रफ डायग्राम है। एक वोकल कॉर्ड्स होती है इस साइड आपके गले में, जो क्या होता है, जिसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, लिख लीजिए इसको। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, वो क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, यानी साउंड अब ट्रैवल कैसे करेगा, यानी जाएगा कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। पहले बात करते हैं एक बेसिक टर्मोलॉजीज की जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले बात करते हैं मीडियम की। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड ए मीडियम। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसके थ्रू मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ये माइक है, ठीक है, माइक के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा साउंड इसमें आ रहा है, इसे आपके डिवाइस पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसी जो साउंड होता है ना, ये भी एक तरीके से इसको मीडियम चाहिए होता है फ्लो करने के लिए, है एक तरीके से मीडियम, या मैं कहूँ एक माध्यम चाहिए होता है जिससे क्या करे, पहुँच सके, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, मीडियम कह देते हैं। अब जो आपका मीडियम होता है ना, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यानी इसका मतलब क्या है कि साउंड सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है, लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकता है, और गैस में भी ट्रैवल कर सकता है। यानी ये तीनों मीडियम में जा सकता है। अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो। प्रोसेस ऑफ साउंड ट्रांसमिशन देखो आप, ये मैंने लगा रखा है एक स्पीकर, इसमें क्या होता है, यहाँ पर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। जैसे यहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, ये आप तक पहुँचती हैं, ठीक है, ऐसे वेव, सॉरी बताना नहीं चाहता था मैं, गलती से निकल गया, काटो काटो सबको काटो, ठीक है, या ये पहुँचती हैं आप तक, और ये जिस जिस उसके अंदर पहुँच रही है ना, जैसे स्पीकर से आपके कान तक आवाज़ पहुँच रही है, तो जिस स्पेस के अंदर पहुँच रही है उसी को मैं क्या कह देता हूँ, एक तरीके से मीडियम कह देता हूँ। अब इसमें मैं क्या क्या सोच रहा हूँ कि एक स्पीकर चल रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से गैस हो गया, क्योंकि एयर है, एयर में क्या है, गैस, तो एक गैस के माध्यम से
मेरे कानों तक आवाज़ पहुंची। अब ये जो लाइन लाइन सी आपको दिख रही है ये क्या है, ठीक है। तो यहीं पे अब बात आती है वेव्स की, ठीक है। वेव्स की बात आती है कि वेव्स होती क्या है और इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सबको हम डीप में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वेव से ही मालूम पड़ेगा कि आपकी जो साउंड है वो ट्रैवल कैसे करता है। तो लिख लो इसे जल्दी से। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पर, वेव। तो देखो वेव क्या होती है। वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू ए मीडियम व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन। बहुत सिंपल से समझाता हूँ। ये रहा पार्टिकल ए, ये है पार्टिकल बी और ये है पार्टिकल सी, ठीक है। अब कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, कचड़ा कचड़ा, बिल्कुल कचड़ा, डिस्टर्बेंस यानी हमारी कोई काम की चीज़ नहीं है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। अब ऐसे मैं मान लेता हूँ ये डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, डिस्टर्बेंस ली, ठीक है, अपने पास करेगा बी को, ठीक है। बी क्या करेगा, बी इस डिस्टर्बेंस को पास करेगा सी को, ठीक है। ये होता है आपका वेव में। सेम, a wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium set neighboring particles into motion। अब ये डिस्टर्बेंस होती है, ए ने ली, फिर बी को दी, बी ने सी को दी। इससे क्या पता चलता है कि डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड बाय द पार्टिकल इसको आगे तो ले जा रहा है पर बट दे डोंट मूव फॉरवर्ड, यानी वो पार्टिकल अपनी प्लेस से तो आगे नहीं बढ़ रहा है पर वो क्या कर रहा है, जो उसके पास डिस्टर्बेंस है उसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है। अब जैसे मैं हूँ, स्पीकर पीछे से मेरे को मारता है वाइब्रेशन दबा के, यानी डिस्टर्बेंस मारता है दबा के, मैं क्या करता हूँ, डिस्टर्बेंस ली मैंने और उसको और आगे फेंक दिया। ऐसे ही वो फेंकते फेंकते क्या हुआ, हवा में फैल गया, हवा में फिर वो मेरी कान पे आके पड़ा, ऐसे मेरे को सुनाई देता है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो वेव है वही आपका साउंड भी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मेरे तक ट्रैवल करके आ रही है और वो जिस फॉर्म में आ रही है वो तो असल में वेव ही है ना। मतलब आप समझो, वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन मेरे कान तक पहुंची, किसके थ्रू पहुंची, वेव के थ्रू। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि साउंड वेव की ही एक फॉर्म है ना। तो यही कह रहा है वेव, साउंड इज ऑल्सो ए वेव, साउंड इज ऑल्सो ए वेव कैरेक्टरिस्टिक बाय मोशन ऑफ पार्टिकल्स। इसमें जो पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे ही हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि एक साउंड जो है वो भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ वेव है। और उसी वेव्स को हम क्या कह देते हैं, मैकेनिकल वेव्स। अगर आपसे कोई पूछे साउंड इज़ ए मैकेनिकल वेव और नॉट, आप बोल देना येस इट इज़ ए मैकेनिकल वेव। और रीज़न पूछे वाई, तो बता देना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोशंस ऑफ पार्टिकल। इसमें जो पार्टिकल्स अपना मोशंस कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस को पास कर रहे हैं एक आगे के थ्रू, उससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि साउंड जो है एक वेव है। क्योंकि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई और मेरे कान तक किस फॉर्म में आ रही है, वो वेव्स के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और वेव्स किस में ट्रैवल कर रही हैं, आपकी वेव्स आपकी ट्रैवल कर रही हैं एक मीडियम में। और एक इंपॉर्टेंट बात, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जो आपका साउंड होता है ट्रैवल कर लेता है, पर आपका जो वैक्यूम होता है उसमें साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता है। बस सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन की। अब जैसे ये मेरा कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, वाइब्रेट कर रहा है ये बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब जब इसे मैं आगे ले जाता हूँ, आगे आपके पास आ गया है, तो क्या होता है, जैसे ही मैं इसको आगे ले जाता हूँ हवा में एक तरीके से क्या होता है, एक रीजन क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर का, यानी उसमें बहुत दबाव महसूस होता है। उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी प्रोसेस को कंप्रेशन। और जब इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, पीछे ले जाता हूँ, तो जब अब वो जगह थी जहाँ पे वो ऑक्यूपाई कर रखा था उससे मैंने उसको पीछे ले लिया, अब क्या होता है, एक रीजन क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर का, जिसको हम क्या कह देते हैं, रेयरफ्रैक्शन। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ आगे ले जाओ या पीछे ले जाओ, ठीक है। तो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं अगर मैं इसे वैक्यूम में करूँ, अगर मैं इस प्रोसेस को मैं वैक्यूम में करूँ तो मेरे तक साउंड आएगी, नहीं आएगी। तो एक आपका एक्सपेरिमेंट है, उसमें यही किया जाता है, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को बंद स्पेस में कोई एयर नहीं, कुछ नहीं दिया जाता और उसको आगे पीछे वो करवाया जाता है, वाइब्रेट करवाया जाता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो उससे फिर साउंड लगा के देखी जाती है, कान लगा के देखी जाती है, आवाज़ आ रही है, नहीं आती है। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि वैक्यूम में आपकी जो साउंड होती है वो ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। अब चल रहे हैं आगे। अब आपकी इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं चैप्टर के, वो क्या है आपका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव्स।
ठीक है, जो साउंड वेव्स हमने पढ़ी थी, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। पहला होता है वेवलेंथ। ठीक है, तो पहले डायग्राम को समझो। ये किसका डायग्राम है? आपकी वेव का। ठीक है, वेव का डायग्राम है। अब आपकी ज़िंदगी में यही दिखाई देगा अगर आप साइंस ले रहे हो तो 10th क्लास के बाद। अब वेव मेरी शुरू होती है, ठीक है, एक पॉइंट से शुरू होती है, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई। ठीक है, अब ये ट्रेवल कर रही है एक तरीके से, जो समझो। तो ये सबसे ऊपर पॉइंट होता है, सबसे ऊपर, उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेस्ट कह देते हैं। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है उसको हम क्या कह देते हैं? ट्रफ कह देते हैं। ठीक है, अब जो आपका एक ट्रफ है और दूसरा ट्रफ है, यानी पहला ट्रफ मेरा यहाँ आया सबसे छोटा, फिर ऊपर गई वेव, फिर नीचे आई, तो नीचे वाले पॉइंट को तो ट्रफ कहते हैं। दो ट्रफ कंजिक्यूटिव या दो क्रेस्ट को अगर मैं नापूं तो वो क्या होती है? मेरी वेवलेंथ होती है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रफ और क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। यानी वो एक क्या करती है? वेव की लेंथ को बताती है। या तो क्रेस्ट ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक कंजिक्यूटिव होनी चाहिए, एक के बाद एक, ये होता है कंजिक्यूटिव। या तो दो क्रेस्ट ले लो या दो ट्रफ ले लो, उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। अब जैसे मैंने इस डायग्राम में दो ट्रफ ले लिए हैं, वो क्या होती है? आपकी वेवलेंथ होती है। फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ साउंड वेव्स। नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कुछ नहीं है कि एक टाइम पर क्रेस्ट, नंबर ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ पर यूनिट टाइम पर कितने हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आपका ऑसिलेशन कहते हैं। और ऑसिलेशन ही आपका क्या कहलाता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी अगर मैं एक बार में कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ पर यूनिट टाइम पर कितने हैं, उसको हम बताएंगे कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो आपका मीन से लेकर, मीन वैल्यू जो होती है नीचे सबसे, ऐसे इसका मिड पार्ट है, इससे लेकर क्रेस्ट, हाईएस्ट क्रेस्ट तक जो जाते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? इसका एम्पलीट्यूड कह देते हैं। मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, ये थ्योरी में बता रहा हूँ, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस मैग्नीट्यूड इज नोन एज एम्पलीट्यूड, और उसको हम क्या दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। और इसकी यूनिट होती है वो हम दिखाते हैं डेंसिटी में। और सॉरी, फ्रीक्वेंसी की बताना भूल गया। फ्रीक्वेंसी की जो आपकी यूनिट होती है वो होती है HZ, यानी हर्ट्स। वहीं आते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट ऑसिलेशंस क्रॉस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज टाइम पीरियड। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात ये है, कोई मेरा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक नंबर ऑफ ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा, उसी को हम क्या कह देते हैं? आपका टाइम। एक ऑसिलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा, उसको हम क्या कह देते हैं? टाइम पीरियड कह देते हैं। अब कहते हैं लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? अगर एम्पलीट्यूड, आपकी जो वेव है उसका अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या कहते हैं? हम लाउड कहते हैं। ये होता है लाउड आपका। और अगर वहीं मैं दूसरी वेव लेता हूँ, उसकी बिल्कुल तिच्चू सी एम्पलीट्यूड है, तो उसको मैं क्या कह देता हूँ? ये आपकी लाउड नहीं है, सॉफ्ट है। ठीक है, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया होगा वैसे, पर मैं एक और बात बताता हूँ, एम्पलीट्यूड कुछ नहीं है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, या फिर मैं कहूँ एक मीन ले लेते हैं हम। इन दो पॉइंट का मीन ले लिया यहाँ से, आपकी मिड रेफरेंस लाइन से लेके एक क्रेस्ट तक का, इसी को हम क्या कह देते हैं? आपका एम्पलीट्यूड कह देते हैं। ठीक है, तो ये आगे हो गई आपकी इम्पोर्टेंट बात। अब हम करेंगे इसके आगे इन सब के जो रिलेशंस हैं। पहला तो बताता हूँ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में, फ्रीक्वेंसी और वर्सेस टाइम पीरियड। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। टाइम पीरियड क्या था मेरा? वन ऑसिलेशन फ्रॉम वन पॉइंट है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरी? फ्रीक्वेंसी एफ, या इसको हम म्यू भी लिखते हैं, म्यू हो गया। और टाइम पीरियड क्या होगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन फ्रॉम वन पॉइंट। तो इन दोनों की जो रिलेशन होती है वो ये होती है, ये। ठीक है, आपका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम पीरियड के। ठीक है, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन। अब किसके बारे में बात करते हैं? अब आपकी बात करते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या होता है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ क्या होती है मेरी? वेवलेंथ आप समझ रहे हो, लेंथ आ गया। अब लेंथ आ गया और फ्रीक्वेंसी आई गई,
अब फ्रीक्वेंसी आ गई और लेंथ आ गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट क्या थी, मेरी फ्रीक्वेंसी की यूनिट थी हर्ट्ज़, ठीक है। और वेवलेंथ आ गई, जैसे मेरी वेवलेंथ मैं बता देता हूँ आपकी किससे, लैम्डा से। लैम्डा से नोट करते हैं वेवलेंथ को। तो वेवलेंथ हो गई आपकी मीटर में, ठीक है। और जो मेरी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है, या फिर मैं एक तरीके से क्या एक और चीज़ क्या कह सकता हूँ, सेकंड इनवर्स, है ना, यहाँ से सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई म्यू, है म्यू क्या है मेरा, सेकंड इनवर्स। बहुत सिंपल से बता दूंगा भाई, कोई टेंशन मत लो तुम, है। और यहाँ क्या मैं ले लेता हूँ, आपकी वेवलेंथ, ठीक है। और आपकी जो लेंथ है वो क्या है, मीटर में। अब सिंपल से आप अपना दिमाग लगाओ, मैंने आपको मोशन चैप्टर में जो स्पीड का फॉर्मूला बताया था वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड किस में होती है मेरी, स्पीड मेरी मीटर पर सेकंड, तो डिस्टेंस क्या होती है मीटर में, और टाइम क्या हो गया सेकंड। तो स्पीड जो होती है मेरी वो क्या होती है, मीटर सेकंड इनवर्स। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इन दोनों को देखूं, इसकी यूनिट क्या है सेकंड इनवर्स, इसकी यूनिट क्या है मीटर। तो इसको हटाओ बीच में से, इनको करो मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या आ गया आपका स्पीड। अब ये स्पीड क्या होगी, ये होगी आपकी स्पीड ऑफ वेव। जिस जिस स्पीड से आपकी वेव ट्रेवल कर रही होगी वही होगी आपकी म्यू इंटू लेमडा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सी इजकल टू म्यू इंटू लेमडा, या फिर लेमडा लिख सकता हूँ सी बाय, या फिर म्यू लिख सकता हूँ मैं म्यू इजकल टू सी बाय लेमडा। ये होती है आपकी रिलेशन। यानी इस तरह से क्या मालूम पड़ रहा है मेरे को, जो फ्रीक्वेंसी होती है मेरी क्या होती है, ये भी क्या होती है मेरी फ्रीक्वेंसी जो होती है मेरी वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, ठीक है भाई। ये दो रिलेशंस हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनसे ही पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा पक्का। साउंड चैप्टर आ रहा है तो अब आपका एग्जाम्पल 12.1 करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया पड़ जाए, रफ आइडिया कि क्वेश्चन होते कैसे हैं इन रिलेशंस के। तो देखिए रखा है, साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज़। म्यू मेरा क्या दे रखा है 2 किलो हर्ट्ज़, 2 किलो हर्ट्ज़ यानी 2 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़, ठीक है। एंड वेवलेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर, वेवलेंथ मेरी क्या है 35 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम जो लेंथ लेते हैं जनरली वो मीटर में लेते हैं, तो सेंटीमीटर को क्या कर लेता हूँ मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 35 इंटू 10⁻² मीटर, क्यों 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं 10⁻² मीटर होते हैं, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। म्यू आ गया और लेमडा आ गया। अब क्या पूछ रहा है ये, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। अच्छा, अब ये बोला कि ये आपने वेवलेंथ दे रखी है, ये आपको लेमडा दे रखा है। अब ये पूछ रहा है कि मैं उस वेव को ट्रेवल करवा रहा हूँ, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है जिसमें डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर। तो इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम। तो पहले क्या करते हैं, इसकी स्पीड निकालते हैं, स्पीड से अपने आप इसका डिस्टेंस और सॉरी डिस्टेंस नहीं टाइम निकल आएगा, ठीक है। तो सी क्या होता है आपका, सी होता है म्यू इंटू लेमडा। सी आ गया आपका 35 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻³ अब ये क्या हो गया 35 इंटू 2 70 और 10 ये हो गया 10। तो सी आ गया आपका 700 मीटर पर सेकेंड। मेरी जो वेव है उसकी स्पीड है 700 मीटर पर सेकेंड, इतनी ज़ोर से चल रही है ये, ठीक है। अब ये पूछा इसका टाइम बताओ। अब मेरी जो गाड़ी है, अब गाड़ी समझ लो वेव को, गाड़ी 700 मीटर पर सेकेंड में चल रही है, तो उसको 1.5 किलोमीटर करने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल से फॉर्मूला लगा दो S इक्वल टू डी/टी, ठीक है। स्पीड थी मेरी 700 और डिस्टेंस था मेरा 1.5 किलोमीटर। अब इसी किलोमीटर में इसको हम मीटर में करेंगे, क्यों, हम सब इसमें क्या ले रहे हैं स्टैंडर्ड मीटर में ले रहे हैं। तो 1.5 इंटू 10⁻³ टाइम नीचे आ गया, टाइम ऊपर गया 1.5 इंटू 10⁻³ 700, 2 जीरो यहाँ से कट हो गए, ऊपर का 1 जीरो मल्टीप्लाई होगा तो 15/7 हो गया। टाइम आ गया 15/7 सेकेंड। अब 15/7 अगर मैं 7 को इससे करता हूँ तो
आपका क्या आएगा 7 2 या 14 और 1 नीचे आएगा कैरी 7 1 3 और 4 2.14 सेकंड करीब इसका टाइम आएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चल रहे हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पर, लिख लो इसे जल्दी से। अब बात करते हैं आपके रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होता है आपका, अब रिफ्लेक्शन आपको जो है एक ऐसा टॉपिक है, आपको ये 10th क्लास में अच्छे से समझ आएगा। 9th क्लास में इसकी अभी इतने अच्छे से बताया नहीं गया है, पर मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। आपने कभी देखा है कि आप एक चीज़ पे लाइट मार रहे हो शीशे पे, और वो लाइट आपने इधर इस एंगल पे मारी है और वो जा ऐसे रही है, तो वो टकरा कर ऐसे हो गई। इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हो, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो फिनोमेना है साउंड में भी होता है, सिर्फ लाइट में नहीं होता है, साउंड में भी होता है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है लाइट की। अब जो लाइट में जो रिफ्लेक्शन होता है उसके दो होते हैं, दो मेन बात होती है कि इंसिडेंट रे जो होगी, जो आपने लाइट रे शीशे पे मारी है, वो जिस एंगल पे आप उसको मारोगे वो उसी एंगल पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ये आपका पहली बात कहती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। सेकंड बात क्या कहती है, ये इंसिडेंट लाइट है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ये आपका प्लेन है और नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होती है, आपकी एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, जैसे आपने इंसिडेंट रे मारी और रिफ्लेक्टेड रे वाली, जो नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जो इन दोनों को काटती है इक्वल भागों में, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपकी क्या होनी चाहिए, एक सेम प्लेन पर लाई करनी चाहिए। ये होता है आपका सेकंड बात। तो ये तो आपको 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। पर ये जो सेम फिनोमेना होते हैं, दो जो मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, और जो तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, ये आपका सेम क्या होता है, साउंड में भी होता है। बस, वैसे इसके क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, मुश्किल ही आते हैं, बाई चांस बहुत ज़्यादा बाई चांस है, पर मेरी तरफ से तो 99.9% नहीं आएगा। ठीक है, अब आते एको पर। एको क्या होता है, आपने सुना होगा बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, उनमें जब आप आवाज़ बोलते हो मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाते हो, तो वो वापस लौट के आती है, तो आपको एक गूंजने की सी आवाज़ होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, एको कह देते हैं। इन बिगर स्पेसेस हर्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दिस इफेक्ट इज नोन एज एको। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। अब इसमें एक ट्विस्ट है, जो आपने आवाज़ बोली और जो रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आई, उसमें करीब 0.1 सेकेंड का डिले होना चाहिए। अगर वो 0.1 सेकेंड का डिले होगा तभी क्या होगा, आपके कानों में वो आवाज़ गूंजेगी। ठीक है, क्यों, जब आपने बोल दिया, अब आप बोल रहे हो तब आप सुन रहे हो क्या, जैसे आपने बोला बोला, आवाज़ गई। ठीक है, अब जब वापस आएगी 0.1 सेकेंड के बाद, तब आपको लगेगा हाँ यार आवाज़ गूंज रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से हर जगह से आवाज़ आ रही है। ये होता है आपका एको होता है, यानी आवाज़ का गूंजना ही आपका क्या कहते हैं, एको कहते हैं। और उसमें क्या होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का डिले होना चाहिए, तभी वो आपका एको कहलाएगा। रिवर्बरेशन में क्या है आपका, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम बार बार रिफ्लेक्शन कराते हैं इसका साउंड का, तो उससे क्या होता है, रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड। साउंड एक तरीके से रुक जाता है या फिर उधर ही ठहर जाता है और आवाज़ आती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। हम मेगाफोन और शहनाई, अब शहनाई आपने सोची होगी, जब आप फुल जोर से उसमें हवा देते हो या फिर साउंड डालते हो, तो उससे क्या होता है, रिपीटेड उसके अंदर रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होते हैं, जिससे रिफ्लेक्शन से क्या होता है, आपकी आवाज़ एक तरीके से वहाँ पर वाइब्रेशंस रुक जाते हैं और फिर एकदम से बाहर आते हैं, जिससे क्या होता है, आपका साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, यही होते हैं आपके रिवर्बरेशंस। अब चलते हैं आपके इसके अगले वाले पार्ट पे। एक इम्पॉर्टेंट बात और देखो, रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है ह्यूमंस में, यानी ह्यूमन कितनी फ्रीक्वेंसी तक की आवाज़ को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, ये पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है, एक नंबर का मुश्किल से, मतलब आ जाता है कि नॉर्मल ह्यूमन रेंज कितने फ्रीक्वेंसी से लेकर कितने फ्रीक्वेंसी तक आवाज़ को सुन सकता है, तो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आपके आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा साउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है। इट इज़ यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड वेयर टू हार्ड टू रीच, यानी
जैसे मैंने एक बहुत बड़ी शिप बनाई या फिर बहुत छोटी साइज़ का कोई खिलौना बनाया, ये समझ लो। अब छोटी साइज़ के खिलौने में कहीं बहुत छोटी प्रॉब्लम आ जाती है। अब मेरे को उसको दिख नहीं रहा है, मेरे को कैसे आएगा यार, कैसे सही होगा? तो मैं क्या करता हूँ, मैं हेल्प लेता हूँ अल्ट्रासाउंड की। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन क्लीनिंग सॉल्यूशन एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स आर सेंट इनटू सॉल्यूशन ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल्स गॉट डिटैच। अब सिंपल सी बात है, जैसे ये मेरा मार्कर है, अब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, पर ये समझ लो मैं हूँ अभी बहुत पुराने टाइम में। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा इसके अंदर कहाँ प्रॉब्लम है, पर आवाज़ आ रही है और मैं रीच नहीं कर सकता। मतलब रीच नहीं, मतलब मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं क्या कर सकूँ, इसको सही कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हेल्प लेता हूँ इसकी अल्ट्रासाउंड की। इसमें क्या होता है, मैं एक सॉल्यूशन में इसको रखूँगा और फिर क्या करूँगा, वेव्स वेव्स छोड़ूंगा। एक डिटेक्टर होता है इस साइड और यहाँ से वेव ट्रांसमिट करी जाती है। अब वेव आएंगी, ठीक है, जहाँ जहाँ पर खाली स्पेस होगा वेव क्या होंगी, यहाँ से निकल के डिटेक्टर में चली जाएंगी। पर जहाँ पर उन्हें बीच में कुछ ऐसा दिखा जो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या करेगी, वापस होकर वापस आ जाएगी, या फिर क्या करेगी, ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी द पार्टिकल्स को डिटैच, या फिर उस चीज़ को तोड़ देगी। कैसे? हाई फ्रीक्वेंसी से। हाई फ्रीक्वेंसी से मेरा कहने का मतलब है उसमें पावर बहुत होती है, उस जो वेव होती है उसमें पावर इतनी होती है कि वो उस चीज़ को क्या कर सकता है, टुकड़ों में तोड़ सकता है। अब जैसे आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट या आपने न्यूक्लियर बॉम्ब इन सब के बारे में सुना होगा, तो इनमें क्या होता है कि एक पार्टिकल जो होता है उसमें इतनी पावर होती है ना कि वो आपको दिखेगा नहीं कि अंदर चले गया, पर वो अंदर से जो आपके सेल्स होते हैं ना, उनके न्यूक्लियस को तक को तोड़ देता है, उसमें इतनी पावर होती है। ये होती है हाई फ्रीक्वेंसी वेव, ठीक है। अल्ट्रासाउंड तो चल तो भी बहुत मतलब लो लेवल की है, पर जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनकी बहुत तगड़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है आपके मेडिकल पर्पसेस के लिए। अल्ट्रासोनोग्राफी एक टेक्निक होती है। अल्ट्रासोनोग्राफी आपने सुना होगा कि अब लोग बोलते हैं भाई अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड वो यही होता है कि इसमें क्या होता है, आपको बोलेंगे कि आपका जो ऑर्गन है उसका अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, रखोगे उसको, जैसे आपका पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। तो पेट में क्या बोलते हैं कि आप पानी पियो, पानी पियो। क्यों? पानी पीने से क्या होगा, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी पेट में, सॉल्यूशन बनी गया। फिर आपके अल्ट्रासाउंड पास की जाएंगी वेव्स। अगर पेट में आपके कोई खराबी नहीं है तो क्या होगा, वो अल्ट्रासाउंड वेव्स निकल के वो कुछ नहीं दिखाएंगी, वो कुछ शो नहीं करेंगी। पर अगर आपके प्रॉब्लम है, यानी अगर आपके ऑर्गन में कहीं भी टिश्यू की डेंसिटी में उसको कहीं भी चेंज दिखेगा कि हाँ यार यहाँ से कुछ इसके प्रॉब्लम है पेट में, यहाँ कुछ टूटा हुआ है, यहाँ कुछ जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो तुरंत बता देगा कि यहाँ देखो यहाँ इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। पर भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि डिटैच कर देगा, हाई फ्रीक्वेंसी है। नहीं भाई, अगर टिश्यू ज़्यादा खतरनाक हुआ, टिश्यू ज़्यादा ताकतवर हुआ, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब सेकंड क्या होता है, ब्रेक स्मॉल स्टोन इनटू फॉर्म। अगर वो आपकी किडनी होती है, उसमें जो आपकी पत्थर पथरी बन जाती है, उसको भी ये तोड़ने में काम आती है अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। इसे लिख लो, आगे चलते हैं लास्ट।